नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे 16 मई 2020 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित हमारी क्लास, जिसका हमारा सबसे पहला टॉपिक है 15 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। हर वर्ष 15 मई को परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक और आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रगति से जुड़ी हुई जानकारी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जो थीम है वह है फैमिली एंड क्लाइमेट रिलेशंस। इसकी जो पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली द्वारा संकल्प A/RES/47/237 को अपना करके इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। यहाँ पर ये जो हमने ARES ये जो हमने पढ़ा, ये यूएन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो संकल्प हैं, उसके जो कुछ जो नियम हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। इस दिन को मनाने की घोषणा यूएन के द्वारा की गई और ये दर्शाता है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समाज की जो मूल इकाई से जुड़े हुए हैं और हर साल संयुक्त राष्ट्र महासचिव इससे जुड़े हैं विशेष लागू आदर्श वाक्य अर्थात पर्टिकुलर एप्लीकेबल थीम अटेंशन को जारी करते हैं। भारत ने G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब के द्वारा आयोजित किया गया। ध्यान रहे, G20 के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सऊदी अरब के पास में है इसकी अध्यक्षता। अप्रैल 2020 से सऊदी अरब ने कोविड-19 के खतरों, नियंत्रण उपायों, वायरस द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस तरह की आभासी शिखर सम्मेलन की एक श्रृंखला की मेजबानी की है। इस बैठक में मंत्री महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति और सीमाओं के पार अन्य आवश्यक वस्तुओं के प्रवाह को सुनिश्चित करने पर काम करने के लिए सहमत हुए। अर्थात जो विभिन्न जो चिकित्सकीय आपूर्तियां हैं, इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं के प्रवाह, आवश्यक वस्तुओं से तात्पर्य यहाँ पर खुद कुछ खाद्य सामग्री, दवाएं, मेडिकल जो किट्स हैं, इन सभी की जो आवश्यकता है उसके प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए भी इसमें सहमत हुए। वे मुक्त, गैर भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी व्यापार और निवेशी वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए भी सहमत हुए हैं। वे इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को कार्यशील रखने पर सहमत हुए हैं और कोविड-19 संकट के कारण आज जो हर देश खाद्य कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता का सामना कर रहा है, इससे खाद्य सुरक्षा को भी खतरा बना है। G20 मंत्रियों ने इस बैठक में इस मुद्दे पर काम करने पर सहमति व्यक्त की है, क्योंकि वर्तमान में जो मांग और आपूर्ति है उसका जो बैलेंस है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। इस वजह से जो खाद्य वस्तुएं हैं उनका, खाद्य पदार्थों का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। इस वजह से उनकी कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता है। इसी की वजह से खाद्य असुरक्षा उत्पन्न होने की संभावना है और इसे दुरुस्त करने के लिए इस मुद्दे पर G20 मंत्रियों ने इस पर भी काम करने पर सहमति व्यक्त की है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो 30 मार्च को G20 नेताओं का एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की थी और समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए किए गए कार्यों को लागू करने के लिए ऊर्जा, श्रम, रोजगार, कृषि, पर्यटन और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बैठक का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 जारी की है। यूएन ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है 2020 में 3.2% तक सिकुड़ जाएगी, अर्थात 3.2% तक इसके आकार में कमी आने वाली है। कहने का मतलब इसके अंदर
3.2% का जो है गिरावट देखी जाएगी। विकसित देशों में जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो घटकर -0.5% रह जाएगी, जो ऋणात्मक होने से तात्पर्य है कि वहाँ जो वृद्धि दर जो है वो अब उसमें गिरावट आने लगेगी, वो गिरावट की ओर बढ़ेंगी। इसकी भारत के संदर्भ में मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वर्ष 2018 के अंदर भारत की विकास दर 6.8% थी और 2019 के अंदर यह 4.1% हो गई थी। यह 2020 में घट करके 1.2% ही हो जाएगी, अर्थात 6.8% से 2 वर्षों के भीतर ही यह इसका जो इसकी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लगभग 4 से 5 गुना इसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है। इस रिपोर्ट में पूर्वानुमान भी लगाया गया कि भारत की जो वृद्धि दर है 2021 में 5.5% तक बढ़ भी जाएगी, अर्थात 2020 के अंदर इसकी जो ग्रोथ रेट है भारत की वह 1.2% रहेगी, लेकिन 2021 के अंदर इसी ग्रोथ रेट के बढ़कर के 5.5% तक बढ़ जाने का अनुमान लगाया गया है। विश्व के संदर्भ में इसकी जो मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे 2021 तक रिकवर हो जाएगी और कोविड-19 के कारण विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगभग 8.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का नुकसान होगा। काफ़ी बड़ी जो राशि है उसका नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 4.9% का संकुचन होगा। 2020 तक लगभग 34.3 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है 34.3 मिलियन पीपल। ये लोग गरीबी रेखा यानी पुअर्टी लाइन के नीचे जा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई सरकारें असमान वित्तीय प्रोत्साहन उपायों को लागू कर रही हैं। कोविड-19 के प्रकोप से पैदा हुए संकट को कम करने के लिए उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लगभग 10% के बराबर जो राशियां हैं वो प्रोत्साहन राशि वित्तीय सहायता जारी की जा रही हैं। अब इसके समाधानों के बारे में बात करें तो कोविड-19 वैश्वीकरण के मूल आधार को प्रभावित कर रहा है, इसीलिए वायरस को नियंत्रित करने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। कहने का मतलब हुआ कि वैश्विक जो मूल आधार को प्रभावित कर रहा है कोविड-19, इसकी जो मौलिक जो संरचनाएं हैं उनको काफ़ी प्रभावित कर रहा है। इस वजह से अब सभी देशों को ये चाहिए कि वे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंदर अपना योगदान दें। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तरलता की आवश्यकता होगी, अर्थात जो नकदी है उसकी काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होगी। नकदी बाज़ारों के अंदर अधिक होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर फोकस किया जाए क्योंकि लगभग 80% पर्यटन जो है वो बंद हो चुके हैं, जिसके कारण लाखों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उन अपने आजीविका का उन्होंने इसे साधन बनाया हुआ है। तो इस वजह से पर्यटन को भी अब शुरू करने पर फोकस करना आवश्यक हो गया है। अगला हमारा टॉपिक है, भारत ने कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। 14 मई 2020 को भारत ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 32वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया और ये जो बैठक है निम्नलिखित विषयों के तहत आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहली बात इसकी हम थीम की बात कर लेते हैं। तो इसकी थीम डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रेस्पॉन्स है। इसका जो थीम है इस वर्ष की वो है डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रेस्पॉन्स। इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें, सदस्य देशों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने अनुभव और सबक साझा किए, अर्थात सभी देशों ने जो भी समस्याएं या जो भी अनुभव उनके सामने आए हैं उनको एक दूसरे से उन्होंने एक दूसरे से साझा किए। इसके अलावा उन्होंने सामूहिक और राष्ट्रीय कार्यों पर भी चर्चा की। इस बैठक के अंदर अध्यक्षता जो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए फिजी के मंत्री डॉक्टर इफ्रीम वॉकेनबेटे ने की थी। ध्यान दीजिए कि यह जो बैठक है इसकी जो अध्यक्षता स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए जो फिजी के मंत्री हैं जिनका नाम डॉक्टर इफ्रीम वॉकेनबेटे हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। भारत का जो इसमें योगदान, इसके बारे में बात करते हैं तो भारत में
भारत ने कोविड-19 संकट के जवाब में अपने उपायों को साझा किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कुछ प्रस्ताव इसके अंदर प्रस्तुत किए गए थे जो निम्न प्रकार से हैं। भारत ने आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए अब तक $265 बिलियन आर्थिक पैकेजों की घोषणा की है। ये डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने यह घोषणा की है। इसके अलावा भारत फिलहाल लॉकडाउन को कम करने के चरण में है, यह भी उन्होंने वहाँ पर बताया। भारत सार्क देशों की बैठक बुलाकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक कार्रवाई शुरू करने वाला पहला देश है। सार्क देश उनके अंदर जो बैठक बुलाई यह कार्य भारत ने ही किया और इस लड़ाई के अंदर वैश्विक कार्रवाई शुरू करने वाला पहला देश बना। भारत ने 100 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो नामक दवा है वह भी प्रदान की है। अब हम कॉमनवेल्थ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉमनवेल्थ जिसे राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल देश भी कहा जाता है, जिसका पूर्ण नाम ब्रिटानी राष्ट्रमंडल था। इसकी जो स्थापना है वर्ष 1926 के अंदर हुई थी और वर्ष 1949 के अंदर लंदन घोषणा के माध्यम से इसे गठित किया गया था। इस समूह का विचार अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में यह 54 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जो किसी समय जो ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका एक हिस्सा था। ये सभी जो 54 राष्ट्र हैं किस ब्रिटिश साम्राज्य यानी यूके के जो पूर्व में जो ब्रिटिश साम्राज्य था यूके का उसका हिस्सा रहे हुए हैं। इसका जो उद्देश्य है वह है लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, इसके अलावा बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति आदि को बढ़ावा देना है, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मार्लबोरो हाउस लंदन के अंदर स्थित है और इसकी जो आधिकारिक जो भाषा है वह अंग्रेजी है। इसकी वर्तमान में जो प्रमुख या चीफ जिसे कह सकते हैं वह है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। तो इस तरह से और साथ ही ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये कॉमनवेल्थ का लोगो है। ICMR कोविड-19 के ग्लोबल सॉलिडरी ट्रायल में हिस्सा लेगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू की गई कोविड-19 के ग्लोबल सॉलिडरिटी ट्रायल में हिस्सा लेगा। इसके परीक्षण WHO ने 4 उपचारों की दक्षता और सटीकता का परीक्षण करने के लिए 4 मेगा परीक्षण शुरू किए हैं और जो उपचार इस प्रकार से हैं। पहला हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, दूसरा है रेमडेसिविर, थर्ड है लोपिनविर रिटोनविर और फोर्थ है लोपिनविर रिटोनविर के साथ में इंटरफेरॉन। ये 4 ऐसे उपचार या दवाएं हैं जिनका परीक्षण किया जाएगा और इसके अंदर भारत की तरफ से ICMR शामिल हो रहा है, इस ट्रायल के अंदर हिस्सा ले रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात है जो लोपिनविर और रिटोनविर जो है उनका उपयोग वर्तमान में HIV संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है और रेमडेसिविर जो दवाई है उसका हाल ही में इसे कहीं भी दुनिया में अनुमोदित नहीं किया गया है। हालांकि इसका जो नैदानिक परीक्षण है उसमें यह साबित किया गया था कि इस दवा ने रीसस बंदरों के अंदर इबोला वायरस को अवरुद्ध कर दिया था। यानी इबोला वायरस जो कुछ समय पहले एक विश्व के अंदर एक बीमारी के रूप में फैल रहा था उसे इसने कंट्रोल किया था। यह परीक्षण उपचार की प्रभावशीलता की तुलना करने और उसकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। इस परीक्षण का उद्देश्य यह भी है कि वह पता लगाने में मदद करेगा कि क्या कोई दवा कोविड-19 की प्रगति को धीमा कर सकती है अथवा रोगियों की जीविता दर में सुधार कर सकती है। इस पर भी इस दवा के परीक्षण किए जाएंगे। अब गुजरात के संदर्भ में इसके बारे में बात करें तो इस परीक्षण के अंदर गुजरात के जो 4 प्रमुख शहरों के अस्पताल हिस्सा लेंगे, जिनके अंदर वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट शामिल हैं। और ICMR में परीक्षण करने के लिए WHO का ये प्रतिनिधित्व ICMR जो भारत में परीक्षण के लिए WHO का प्रतिनिधित्व करेगा और भारत के अंदर जो जितने परीक्षण होंगे वो ICMR के माध्यम से होंगे और यह WHO का प्रतिनिधित्व भारत के अंदर कर रहा है। इस परीक्षण के दौरान इन 4 शहरों के जो अस्पतालों के स्वयंसेवी रोगियों को परीक्षण में शामिल किया जाएगा। ऐसे रोगी जो स्वेच्छा से इस परीक्षण के अंदर शामिल होना चाहते हैं, इस जो ट्रायल है इसमें शामिल होना चाहते हैं, उन्हें स्वयंसेवक रोगी कहा गया है और उन्हें इसके अंदर शामिल किया जाएगा। और भारत उन 100 देशों के अंदर शामिल है जो इस परीक्षण के अंदर भाग
ले रहे हैं। COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 14 मई 2020 को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और COBAS 6800 परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। इसके प्रमुख बिंदुओं की बारे में बात करें तो यह एक पहली ऐसी मशीन होगी जिसे केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए खरीदा गया है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अंदर स्थापित किया गया है। इस मशीन की इमेज आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो इमेज है वो इसी मशीन की COBAS 6800 मशीन जो है उसी की इमेज है। COBAS 6800 मशीन परीक्षण जो मशीन है वो 24 घंटे के अंदर लगभग 1200 नमूनों का सटीक परीक्षण कर सकेगी और यह परीक्षण प्रक्रिया में कमी लाने के साथ जांच क्षमता में भी व्यापक वृद्धि करेगी। COBAS 6800 में रोबोटिक्स तकनीक का प्रयोग किया गया है जो संदूषण की संभावना अर्थात जो संक्रमण है उसकी संभावना को कम करता है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में संक्रमण के जोखिम को न्यूनतम करता है, क्योंकि इससे सीमित मानव हस्तक्षेप के साथ दूर से ही संचालित किया जा सकता है। अर्थात इसके संचालन के अंदर मानवीय क्रियाओं की जो आवश्यकता है वो काफ़ी कम होती है और इसे दूर से ही संचालित करना संभव है। इस वजह से जो संक्रमण है वो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनके अंदर संक्रमण फैलने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी, इसका जोखिम काफ़ी कम हो जाएगा। चूँकि मशीन को परीक्षण के लिए न्यूनतम बायोसेफ्टी लेवल 2 प्लस नियंत्रण स्तर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे किसी भी विशेष सुरक्षा के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। COBAS 6800 अन्य रोगजनकों जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वायरल हेपेटाइटिस बी और वायरल हेपेटाइटिस सी ये दोनों जो रोग हैं, इसके अलावा HIV, MTB जिसके अंतर्गत रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजाइड रेजिस्टेंस, इसके अलावा पैपिलोमा, CMV, क्लैमाइडिया, नसेरेया आदि रोगों का भी ये पता आदि जो रोगजनक हैं उनका पता ये लगा सकती है। इस मशीन को रोश डायग्नोस्टिक सेंटर के द्वारा विकसित किया गया था और इस मशीन को विकसित करने का जो मुख्य उद्देश्य भारत की परीक्षण क्षमता को बढ़ाना है। अभी तक भारत केवल निगरानी के लिए तेजी से एंटीबॉडी परीक्षण किट का उपयोग कर रहा है। कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि के लिए RT-PCR परीक्षणों का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह अधिक सटीक है। यहाँ RT-PCR का पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि इसका सटीक परिणाम देता है, लेकिन इसकी जो कमी है वो यह है कि परिणाम के लिए जो RT-PCR है उसको न्यूनतम 5 से 6 घंटे का समय चाहिए। इसलिए भारत में परीक्षण की क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसी और मशीनों को लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। हाल ही में एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग जो समर्थ है उसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के अंदर कार्यान्वित किया गया है, जो कि विश्व बैंक के द्वारा समर्थित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम यानी टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम TEQIP के तहत भाग लेने वाली एक इकाई ही है। यानी समर्थ एक TEQIP के तहत भाग लेने वाली एक इकाई है। इसका जो उद्देश्य है, इस पहल का उद्देश्य संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है, अर्थात इनको ऑटोमेशन प्रदान करना इस समर्थ जो प्रणाली है इसका उद्देश्य है। इसका जो मिशन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है, इसका मिशन है। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन योजना के तहत एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ विकसित किया है। समर्थ सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों को एक ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, सुरक्षित, मापनीय और विकासवादी प्रक्रिया स्वचालन यंत्र है। यह विश्वविद्यालय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसके तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में 38 मॉड्यूल, जिनके अंतर्गत ऑर्गेनिग्राम,
संगठनात्मक इकाई, उपयोगकर्ता, कर्मचारी प्रबंधन, आईआईटी प्रबंधन, कानूनी मामलों के प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन, संपदा प्रबंधन, शुल्क प्रबंधन, विक्रेता के बिल को खोजना, अनुसंधान परियोजना प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं नियोजन, छात्रावास प्रबंधन, खेल सुविधा प्रबंधन आदि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं इनको इसमें लागू किया गया है। समर्थ के माध्यम से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से सूचना के निर्बाध उपयोग और विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग से यहाँ विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता के अंदर वृद्धि होगी। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं उन्होंने अप्रत्याशित रूप से अपने इस्तीफे की घोषणा की है। WTO विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एज़वेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के 7 साल पहले ही छोड़ने का निर्णय लिया है। ब्राज़ील के पूर्व राजनयिक रॉबर्ट एज़वेदो ने यह कहा कि वे 31 अगस्त को पद से हट जाएंगे। उनका कार्यकाल 7 साल के लिए था, लेकिन वे 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं। WTO के उपनिदेशक ऐसे समय पर पद छोड़ रहे हैं जबकि अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो हैं उन पर खासा दबाव भी बना हुआ है। जेनेवा स्थित विश्व व्यापार निकाय के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है और WTO को वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स के क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। और हमारा आज का प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 यानी GET इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत को इसमें 74वें रैंक या 74वें स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो रिपोर्ट है वो 13 मई 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई थी, जिसे GET इंडेक्स कहा जाता है या ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो भारत है उसने अपने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों जो प्रमुख मापदंड हैं उनमें सुधार किया और इसी के परिणाम स्वरूप उसे GET इंडेक्स में 74th रैंक प्राप्त हुई है। ध्यान देने की बात है कि 75% जो ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी पर्यावरणीय स्थिरता के अंदर सुधार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 75% विश्व के जो देश हैं उन्होंने अपनी पर्यावरण स्थिरता के अंदर सुधार किया है। साथ ही इसके अंदर जो हम रैंकिंग की अन्य जो देशों की रैंकिंग के बारे में बात करें तो स्वीडन इसके अंदर प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर स्विट्जरलैंड और तृतीय स्थान पर फिनलैंड स्थित है। इस तरह से जो रैंकिंग है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर क्रमशः स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड है। इसके अलावा G20 देशों के अंदर मात्र 2 देश इस रैंकिंग के अंदर शामिल हैं जिनके अंदर यूनाइटेड किंग जो कि टॉप 10 में है, टॉप 10 के अंदर जो केवल 2 ही देश हैं जिनके अंदर पहला UK जो 7वीं रैंक के साथ में है और दूसरा है फ्रांस जिसकी 8th रैंक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कनाडा इसके अंदर 28वीं रैंक पर है, USA इसमें 32वीं रैंक पर है, ऑस्ट्रेलिया 36वीं और ब्राज़ील 47वीं। इस प्रकार से ये जो विश्व की प्रमुख जो अर्थव्यवस्थाएं या जो विश्व के जो प्रमुख जो देश हैं उनकी रैंकिंग के बारे में हमने यहाँ पर फिर से जानकारी प्राप्त की और इसके बारे में और डिटेल आपको कल की क्लास के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनमें मिल जाएगी। तो इसी के साथ में हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।